जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। क्या आप अपने आप को परिचय देना चाहेंगे, हमें कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? मेरा नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर और मैं भारतीय सेना में लंबे समय नौकरी करने के बाद 2017 में वेटरन की कैटेगरी में आ गया। वेटरन हम उनको कहते हैं जो सेना के अंदर सेवाएं देते हैं। और उसके बाद में मैं दो विषय पे काम करता हूँ। पहला विषय है हमारे भूतपूर्व सैनिक और एक दूसरा विषय युवाओं के बीच में जाकर के ये बताना कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और अगर राष्ट्र नहीं रहा तो हम किसी विचार से हो, हम कोई काम करें, कोई नौकरी करें, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, हमारा अस्तित्व है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। और लास्टली जो मेरा एक सामाजिक कार्य क्षेत्र है वो ये है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और उसके अंदर भी एक कैटेगरी है वीर नारी। वीर नारी उसको कहते हैं जिसने अपना पति भारतीय सेना में सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम वीर नारी कहते हैं। बाहर आपके तंत्र में उनको विधवा कहते हैं, पर हम कभी विधवा कह के संबोधित नहीं करते हैं। और देश से भी मेरा आग्रह है कि हम किसी भी सैनिक की पत्नी कभी अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अमर होता है। जब सेना में रहते रहते उसका जीवन का बलिदान होता है, तो उनको हम वीर नारी की संज्ञा देते हैं। उनसे जुड़ी हुई समस्या समय समय पर उठाता हूँ। और एक लास्ट जो, क्योंकि मैं गुर्जर हूँ बाई कास्ट, और मैंने कश्मीर में देखा है कि करीब वहाँ पर 25 लाख गुर्जर बकरवाल लोग हैं जो सेना में जो नौकरी करते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर हमारा उग्रवाद की लड़ाई में पाकिस्तान और उग्रवादियों के खिलाफ कोई खड़ा रहा है तो वो गुर्जर बकरवाल खड़े रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ ये हर सैनिक जानता है जिसने बॉर्डर पे और उग्रवाद से लड़ाई लड़ी है। तो वो कम्युनिटी आज भी नोमैडिक है। नोमैडिक मतलब उनके घर बार नहीं है। आज भी वो रात को एक जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह, 6 महीने वो पहाड़ियों में जाते हैं, 6 महीने नीचे आते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के मैं काम करता हूँ। ये मेरी एक आज तल का है, ऐसा ये मेरी सेवा का काम है। और मैं ये क्यों करता हूँ, आपने सवाल पूछा बच्चे, इसलिए बता दूँ। देखिए, भारत के अंदर इतने सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो नौकरी करते समय तो सरकार उनको पैसा देती है, जो भी देश दे सकता है। बच्चों, आपने भी याद रखना है, आज मैं इधर हूँ, 50-60 साल बाद मेरी कुर्सी में आप होंगे और हम कहीं पता नहीं कौन से जीवन में जाएंगे, हमें नहीं पता है। तो जब देश हमें देखभाल करता है, पैसे देता है, तो उस समय हमारे को हम कहते हैं नौकरी कर रहे हैं। पर रिटायरमेंट बाद मेरा ये मानना है, बेटा, व्हाई आई एम डूइंग दिस, हमें पेंशन मिलती है सब सरकारी नौकरों को। मैं भी नौकरी हूँ, कोई बड़े आदमी छोटे का सवाल नहीं है। जब देश के एक्सचेकर से मुझे आज घर बैठे पेंशन मिल रही है, लोग ये मानते हैं उनका अधिकार है। मैं मानता हूँ ये अधिकार नहीं है। ये हम पे एहसान है हमारे देश का कि जो हमारे को आज भी पेंशन देते हैं। तो मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी, मुझे पिताजी अभी भी हैं, ताऊजी नहीं रहे, वो ऑलवेज कहा करते थे कि बेटा, अगर 5 रुपए शाम को तेरे पास कहीं से आते हैं तो आपको 5 रुपए 1 पैसे का काम करना है, जिससे कि आपके ऊपर अगले जीवन के लिए बोझ ना रहे कि भाई आपने फ्री में कुछ खाया है। अगर आज मुझे कुछ पेंशन मिलती है, देश का अभिनंदन है, धन्यवाद आप सबका। उसके बदले जितना मेरे से बनता है, जितनी मेरी परिस्थिति है, वो योगदान करता हूं, ऐसा मेरा मानना है। आप अचानक से हमारे विद्यालय प्रांगण में आए, तो आपने इसका निर्णय कैसे लिया? ओह, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने बताया ना, मैं मोर जेन्युइनली एक सोशल, मैं सेवा भाव से निकलता हूँ सुबह, और मुझे सरकार इतनी पेंशन देती है, इतनी तो आज मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको इतनी पेंशन देती है कि अगर हम उस पैसे में कम से कम 10 परिवार हिंदुस्तान के आराम से चल सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे उसका हिस्सा आधा, मेरे और मेरी वाइफ में एक बिल्कुल डील कॉन्ट्रैक्ट साइन है। बच्चे जैसा जाएं वो जाएं। वो ये है कि भाई मेरे को इतने पैसे दो, आप इतने पैसे लो। वो पैसे मेरे पास, मैं घूमता रहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ हमारे भूतपूर्व सैनिक विकास समिति के हरियाणा के संयोजक, क्यों हम सैनिकों की बात करते हैं। अगर आपने देखा हो, 2 दिन पहले हमने नारनौल में कार्यक्रम किया था, जो पहली बार हुआ था इतिहास में, जहां पर उड़ी हमला याद है 2016 में सितंबर के महीने में ही, जहां 18, वो मेरी रेजिमेंट के जवान थे, वो बिहार रेजिमेंट के थे उसके अंदर, राइट, और वो हमारे जवानों का बलिदान हुआ था।
तो उसको लेकर के हम हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने से चर्चा की। उन्होंने कहा सर हम जो युद्ध स्थल है वहाँ पर एक कार्यक्रम रखा, और उस समय से लेकर के मैं हमारे सूबेदार सुरेंद्र साहब हैं उनके साथ, क्योंकि हमारे हरियाणा के वो संयोजक हैं, उनके साथ घूम रहा था। तो उन्होंने मेरे को सुबह सुबह किसी ने बोला रिजल्ट आ गया एनडीए का। इन्होंने बोला सर हमारे गांव के पास भी एक स्कूल है, उसकी लड़की उसके अंदर पास हुई है। मैंने कहा लड़की एनडीए में इस इलाके में? मैंने कहा सुरेंद्र साहब गेट पे चलो, प्रिंसिपल साहब से हाथ जोड़ेंगे कि हमें मिलवा सकते हैं, उनके डिस्टर्ब ना हो कार्यक्रम। और मैं आभारी हूँ आपके डीन महोदय का, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का, और आखिर में आप बच्चों का कि आपने मुझे मौका दिया। और ये है वो लड़की आरजू जिसके कारण मैं मिलना चाह रहा था, मैं नहीं जानता था कौन है। तो इस तरह मैं एनडीए की, और देखिए महिला लड़की ग्रामीण क्षेत्र के हरियाणा से एनडीए में पास हुई है। देखिए अभी ये नहीं है कि एनडीए की जाकर के ज्वाइन कर लिया, लंबा प्रोसेस है, पर जो यूपीएससी को ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची, और मैं मानता हूँ वो क्रैक करती है, ये आसान बात नहीं है। मैं आज से कितने 1980 वो जो फर्स्ट टाइम मैंने अपीयर्ड फॉर एनडीए यूपीएससी, एंड मैं जानता हूँ उसको क्रैक करने में उस समय कितना जोर आया था। तो आज तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो मैंने कहा भाई मैं जाऊँ, उनका मनोबल बढ़ाऊँ और उनको बधाई दूँ कि एटलीस्ट मनोबल बढ़े कि आप अच्छा कर। इसलिए मैं आपके प्रांगण में आया, और थैंक यू वेरी मच। आपके प्रिंसिपल साहब और डीन साहब का आभारी हूँ कि उन्हें मुझसे बड़े प्रेम से मुझे बैठाया और आपसे मिलने का मौका दिया। सर आपने बताया कि आप महिलाओं के जो आंदोलन हुए उनमें आपने लड़ाई लड़ी थी, तो आपको उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए बेटा, दो चीज़ है। आंदोलनकारी लोग तो मैं नहीं मानता कि किस प्रकार के, पर ज़्यादातर एक छवि आंदोलन वो ये होती है कि स्वार्थी लोग हैं, बेवकूफ़ पब्लिक को बनाते हैं, मखोटा दूसरा पहनते हैं, एंड में उनका मकसद अलग होता है। बहुत सारे सामाजिक आंदोलनकारी रहे, जैसे ये आपकी धरती है, यहाँ हमारे राव तुलाराम साहब आपके इस इलाके के हैं, नाम सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़े योद्धा रहे आपके क्षेत्र के। और वो तो वो लड़ाई लड़ी, प्रेरणा की आपने बात कही। और मैं जब इस इलाके में निकलता हूँ तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा गांव नहीं दिखा जिसमें एक सैनिक की मूर्ति नहीं लगी है। और ये इन्हीं वर्षों का कमाल है बलिदान की। तो जो आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं, एक तो इस इलाके में एक हवा ऐसी है जो आपको प्रेरित करती है कि राजनीति, अपना पर्सनल वेलफेयर से ऊपर उठ के अगर युवाओं को राष्ट्र की सही दिशा बताई जाए, तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में ये बिल्कुल एक ऐसा क्षेत्र बनेगा। और लड़की का नाम सुना तो ऑब्वियसली आई वाज सो अमेज्ड कि भाई ये कुछ इतिहास रचोगे आप आने वाले में। अब आता हूँ बेसिक प्रेरणा। देखिए बेसिक प्रेरणा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सच्चे मन से माने, अलग अलग कारण हो, पर मैं मानता हूँ मुझे मेरी माँ से मिली, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और इसी साल उनका स्वर्गवास हो गया बेटा। और मेरे लिए बड़ा भावुक हो जाता है जब याद आती है, बट चलो नेवरदलेस ये कुछ रिश्ते हैं। बट मैं अभी जाना चाहूँगा मेरी प्रेरणा के ऊपर। वो ये है कि मैं बच्चा था छोटा सा, आप तो बड़े हो गए, मैं कितना 7-8 साल का था। तो आज से 60 वर्ष पूर्व सन 60 के दशक में तो कोई जानता भी नहीं था। बच्चे हमारी एक एक कपड़े, वस्त्र, जीवन एक ऐसा था जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो उस समय सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होता था बेटा। मेरे फादर अध्यापक हैं, अभी भी हैं, इज़ 88 ईयर्स नाउ। तो मैंने सुना कि कोई सैनिक स्कूल का कोई एग्ज़ाम के लिए कुछ लोग अपने बच्चों को तैयारी, और हर गांव में हर युग में रईस तो होते ही थे, और मेरे फादर अध्यापक थे, बट वो थोड़े मेरी तरह सामाजिक ज़्यादा थे, और वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान के बजाय बाकी कामों में ज़्यादा करते। तो मैं भी सुनता रहता था एक दिन। और हमारे ज़माने में क्या होता था कि एक तो चक्की होती थी बेटा, माँ सुबह सुबह, हम 3 भाई बहन 3 बहनें, और वो चक्की चलती। तो माँ का जीवन सुबह 3 बजे शुरू होता था। पहले वो क्या करती थी, बाजरा पीसती थी, उसके बाद लकड़ी लाना, चूल्हा करना, ये सारे काम बहुत कठिन। तो सबसे पहले गाय भैंस के लिए आजकल तो क्या है कि चारा भी मशीन काटती है, आजकल चारा सब कुछ। वो उस ज़माने में माँ खुद वो हाथ से काटा करती थी, खट 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 खट। तो जब तक काटती थी शायद दिन निकल जाता था, हम भी कौन मुँह धोता था, कौन क्या करता था, घूमते घूमते आके।
तो मुझे आज तक याद है वो काट रही थी, मैंने सुना था, तो मैंने कहा माँ मैं भी अफसर बनूँगा। मैंने तो माँ को लगा ये कहाँ बच्चा कोई सपना देख के आ गया। हाँ बेटा, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, हर माई काइंड हार्टेड होती है, यू कैन मेक आउट कि मैं ऑलरेडी इमोशनल हो रहा हूँ उसके लेकर के। तो जब उनको मैंने बोला कि माँ, तो उन्हें कहा हाँ बेटा, अभी दिन थे शायद 20 या 25 बाकी थे एग्ज़ाम के। तो मेरे फादर हर संडे को आया करते थे, करीब 10 किलोमीटर दूर गांव था, तो हर दिन तो आ नहीं सकते थे। तो सैटरडे को आया तो पॉसिबली माँ ने उनको बोला कि बेटो यहाँ बोला है आ बात है। तो मैं पापा ने बोला अच्छा चलो जवानों, वो हर बच्चे को जवान कहते थे, ओके जवानों चलो, लेके चले गए। मुझे याद है 15 दिन का मैंने तैयारी की, शायद फॉर्म भी उस ज़माने में पहले नहीं भरते थे, मुझे याद नहीं है। वो सेंटर में जाते फॉर्म भर के, पिताजी को पता है मुझे नहीं पता है। मुझे 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने और मैंने एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। और वो बस मेरी काबिलियत कुछ नहीं है। प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बच्चों को अगर कोई ये मानता कि हम बहुत बड़े हैं या किसी के नंबर आ गया तो बड़ा है, ईश्वर वो ही करेगा जो वो चाहेगा, होगा वही। पर हम इंसान के नाते हमारे भाव अच्छे रखें, राष्ट्र के लिए समर्पित हों और अपने दूसरे जो जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए हम अच्छा भाव रखें, तो ईश्वर मैं मानता हूँ। बट मेरी प्रेरणा माई मदर। बाकी अब नहीं पता बेटा कैसे हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे। और लाइफ में जब देखा माँ से आए बढ़ते चले गए। और सेना में आई हैड अ ग्रेट करियर। मेरा नाम सेना में कर्नल लोहा मरोड़ जाना जाता है। क्या नाम है मेरा? अगर आप ये देवानंद बताएंगे तो नॉट मैनी पीपल वुड नो। आई एम नोन एज कर्नल लोहा मरोड़। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि आई हैव डन ऑल ग्रेट अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो भी कर सकते हैं। तो मुझे कोई ग्लानि कभी रही नहीं, बट मेरा नेचर नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कोई भी व्यक्ति, नौकरी अपनी जगह है, जब राष्ट्र की आंच आएगी और देश की बात आएगी तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ न पहले किया ना अब करता हूँ। और बस यही मेरा जीवन है, यही सफ़र है। तो जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन पे आपने काम ओह, किया, yes. तो आप उसको फेवर क्यों करते हो? नहीं बेटा, सबसे पहले तो आई मस्ट क्लैरिफाई कि मैंने कोई काम नहीं किया है, मैंने योगदान किया है। नो वन मैन और वन सोसाइटी, वन इंस्टीट्यूशन, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं निर्माता हूँ। तो यस, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि मैं सेना का हिस्सा रहा हूँ। और मैं एक चीज़ मानता हूँ, देखिए हम जब पढ़ते थे तो लड़कियाँ स्कूल जाती नहीं थी, पहली बात। और ये मुझे एक्सेप्ट करने में, अगर मैं आज एक्सेप्ट करूँगा तभी तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि यार ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये हर युग में रही होगी। आज के युग को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपके बीच में जेंडर डिफरेंस नहीं है। जेंडर डिफरेंस का क्या मतलब है कि लाइक हमारे युग में हम लड़का कोई लड़की नज़र आती थी तो एक अजब सा भूत पैदा हो जाता था। वो जेंडर डिफरेंस था। क्योंकि हमें इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिलता था। अगर मेरी बहन भी है, मेरी माँ के अलावा मुझे तो याद ही नहीं मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला हो किसी से। दिन भर उसी का पल्लू पकड़ के उसी की जान खाते रहते थे। तो जेंडर डिफरेंस मैंने महसूस किया उस युग में ज़्यादा था। धीरे धीरे अब आप स्कूलें हो गई। आज जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और मैं आपको बता दूं मेरी ग्रैंड डॉटर्स 2 हैं, एक 9-10 साल की होने वाली है, एक 5 साल की। उन दोनों का मोबाइल मैं परमिट करता हूँ और खुलेआम, जबकि घर में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, यू विल अप्रिशिएट। मैं नहीं चाहता कि जेंडर डिफरेंस हो आने वाले समय में। आपने जब सवाल पूछा ना, क्योंकि जेंडर डिफरेंस की जगह हम समाज के नाम से फ़र्क डाल सकते हैं, बट हम सब उसी दौर से गुजरे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ और पीढ़ी दर गुजरेंगी। पर जो इक्वलिटी है जेन्युइनली वो अभी आने लगी है, अभी आने लगी है। हम क्या कहते हैं कि पेरेंट्स जनरली वी आर वेरी पजेसिव। देखो, माता पिता भगवान का रूप होता है, ये आप मानेंगे। वो उसको आप दोस्त नहीं बना सकते। बहुत जगह सुनता हूँ कि माई मदर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नहीं, आप मानते हैं माता पिता दोस्त हो सकते हैं कभी? वो तो भगवान का दैवीय रूप है भाई। अगर माता पिता इस दुनिया में बच्चों नहीं होंगे तो आप इस धरती पे आ ही नहीं सकते थे। तो देवताओं को दोस्त और इंसानों की तुलना करना अपराध है, संस्कारों में नहीं हिंदुस्तान में सिखाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो माता पिता को दोस्त कहने की कोशिश करता, आग्रह है कि भैया देवताओं को धरती पे मत लाओ, ऐसा मेरा मानना है। राइट। पर आपका सवाल में डिविएट हो गया। आपने क्या सवाल किया था? सॉरी।
वुमेन्स के लिए। हाँ, वुमेन। तो अब ये बात डेविड वुमेन पे आता हूँ मैं। अब जब मैंने सोसाइटी में देखा, मैं बचपन में बड़ा हुआ, मुझे आज तक याद है जब हम बड़े होते थे तो हम सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़के होते थे। तो अब आप बताओ, एक जगह एक विचार के रख करके कैसे वो जेंडर गैप आएगा कि नहीं आएगा। अब आज बैठते हैं, आप चर्चा करते हैं, आप स्कूल में आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं। मैं जेएनयू की बड़ी तारीफ़ करूंगा एक चीज़ में, मेरी बेटी वहीं से उसने पीएचडी की है, डॉक्टर नेहा। वो तारीफ़ क्या करूंगा कि मैं तो कभी गया नहीं हूँ उस तरफ। तो एक दिन मिलने गया तो मैंने कहा बेटा व्हाट इज़ दिस, तो सी सेड डैड नाउ दिस इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन का हमारा हॉस्टल है और ये एक अलग लेवल का जेंडर गैप की बात कर रहा हूँ मैं जेएनयू इंस्टीट्यूशन का फॉलोवर नहीं हूँ, उनकी मानसिकता मेरे देश के साथ नहीं खड़ी है, बट ये चीज़ मैंने उनकी जो देखी वो ये देखी, वो कहती है कि एक हॉस्टल है बड़े बच्चों का, लड़की हो लड़के हो, कोई आए कोई जाए, कोई रात को रहे दिन में रहे, वो उस लेवल का हमारा ये पीजी हॉस्टल है। तो मैं देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा कि हिंदुस्तान बदल रहा है उस मानसिकता की लड़की लड़के के साथ कि अरे जब बच्चे बड़े हो गए हैं, दे नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ गुड। और वैसे ही मोदी जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमारी महिलाओं को उस चीज़ से बाहर निकाल कर कानूनी तौर पे, देखो उनको क्यों थैंक यू, अगर वो कानून नहीं बनाते 21 साल की मैरिजेबल एज, अभी 21 साल है लड़कियों की मैरिजेबल एज, अगर वो नहीं बनाते तो घर वाले तो उनकी शादी रगड़ देते। अब जब 21 साल कर दी तो मैं ये मानता हूं अब आप बड़े हो गए हो भाई, तो जेंडर गैप आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, मैं ये मानता हूं। अब महिलाओं के लिए ये तो मेरा बैकग्राउंड था। अब आर्मी में मैंने देखा कि आर्मी में सिर्फ एएमसी एक आर्मी मेडिकल कोर होती है, उसके अंदर सबसे पहले वुमेन अधिकारी होती थी और नर्सेज होती थी। अब सेना में नर्स को एक अधिकारी के बराबर का दर्जा इसलिए देते हैं कि दुर्भाग्य है देश का एक्चुअली कि सेना आज भी सेना का भारतीयकरण नहीं हुआ है। भारतीयकरण यानी अंग्रेजी नहीं बोलो तब तक तो आप सेलेक्ट करने में ही आपको टेंशन होती है, एम आई राइट? आपको डरा देते हैं एनडीए एसएसबी अंग्रेजी, ये दुर्भाग्य है देश का। और अगर मेरी बात कोई भी ये सिलेक्शन जो ऑफिसर से सुन रहे हैं या प्रधानमंत्री महोदय आप सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है, आपने आवाज़ उठानी है। इस भारत में अंग्रेजी का मेरे पे दबाव क्यों बनाया जाता? मेरे बचपन में मेरे पे रहा और फौज में आज भी है। एटलीस्ट ऑफिसर्स में हमारे, हम ये मान के चलते हैं वी आर ए सुपीरियर ब्रीड, इसलिए नहीं कि अकल ज़्यादा है, नो, इसलिए कि हम अंग्रेजी में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। तो सेना में महिलाएं सिर्फ ये 2 होती थी, फिर समय बदला, फिर महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ये शुरुआत की गई 80s या 91 92 में, 91 वो भी की गई। तो बड़े रो धो करके कि 5 साल ही कर सकती हो, जबकि ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन, वो 5 साल बाद उनको निकलना पड़ता था। तो मैं फौज में भी था यार, ये इतनी काबिल ऑफिसर है, डज इट मैटर? लड़की या लड़के को फ़र्क पड़ता क्या, आप बताओ? कई बार तो भाई घर के अंदर माता पिता को बुढ़ापे में रोटी नहीं देते और लड़कियां ज़्यादा चीज़ों को संस्कार, मतलब कंपिटेंस इज़ नथिंग टू डू मेल और फीमेल, मैं ऐसा मानता था। बट अब सेना में मैं नौकर था, मालिक तो नहीं था ना, मेरे ऊपर भी बोझ था, शाम को हथौड़ा मारता बैठना पड़ता, एंड आई हैड टू लिसन। डिसिप्लिन सोल्जर वो है जो बड़े की बात माने, और संस्कार भी मेरे यही थे कि बेटा बड़े ने बोला है, अगर आपका हिस्सा मानिए। तो मैं देखता रहा। फिर जब मैं रिटायर होने लगा तो मैंने देखा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि मैं दिन क्या, मैंने कहा ये मैं आवाज़ उठाना शुरू करूँगा। सब अखबार के माध्यम से कोई मुझे बोलने का मौका मिला वहाँ, और मैं ऐसे ही घूमता रहता था। शुरू में तो कोई जगह भी नहीं देता मिलने की, बात करने की, बिकॉज बाहर की दुनिया ऐसी है, जो सिविल वर्ड है वो कॉम्पिटिटिव वर्ड ज़्यादा है। अब कोई भी रैली हो रही है और लोग सोचेंगे कर्नल साहब आ गया तो चुनाव लड़ेगा, जबकि दिस इज लीस्ट एनी नेशनलिस्टिक मैन विल लाइक टू डू। और मेरे जैसा जो 60 साल पार कर चुका है, अब इन धंधों में पड़ने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इस आवाज़ को उठाने लगा कि भाई एक बात बताओ, महिला जेंडर जस्टिस आर्मी में क्यों नहीं होनी चाहिए, सेना में? तो मेरी बेटी, जैसे मैंने कहा कि वो जेएनयू की पढ़ी लिखी है और पीएचडी उसने वहीं से की है, और मेरी बेटी की पीएचडी का सब्जेक्ट सेम है। टेररिज्म इन इंडिया मेरा था, मेरी बेटी का है, टॉपिक था टेररिज्म इन इंडिया विद स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। तो मैंने उनसे चर्चा की, तो वो भी ऐसी है लिबरल काइंड, वो मतलब आइडियाज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो उसने मेरा साथ देना शुरू किया कि यस डैड, यू आर राइट, वी मस्ट फाइट, वी मस्ट रेज द वॉइस। और इंडियन सोसाइटी में जब तक कोई साथ महिला नहीं बैठी हो, आप 3 बच्ची बैठी है और मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं की, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, राइट। अदरवाइज मैं भी वो फिर घूम फिर के वो बातें। तो आई स्टार्टेड दिस कैंपेन कि भाई महिलाओं के राइट हमने दिलाने हैं, आवाज़ उठानी है। और मैं आपको बता दूं, उस समय तक सेना में जो 5 साल नौकरी करते करते 2017 तक 15 साल उनकी एक्सटेंशन कर दी, जिससे कि उनको पेंशन ना देनी पड़े। असली कहानी क्या है कि पेंशन से पहले निकाल दो तो देश पे बोझ नहीं पड़े। जो मानसिकता ये गलत थी, अरे भाई देना है तो दो, नहीं देना है तो दो। तो हमने कहा कि वाई नॉट, वुमेन में क्या कमी है, वो भी तो 5-10 होंगी लाइक। और मैं खुद सेना के अधिकारी के नाते मानता था कि वो हमसे बेहतर हैं बहुत सारी लड़कियां। तो हमने कहा कि परमानेंट कमीशन की मैंने आवाज़ उठाने शुरू की। तो जो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए थे वो भी मेरे साथ जुड़ गई, जो सेना में थी जिनको रिटायर होना था वो भी जुड़ गई। और हमने वो अब जो रिटायर हो गई उन्हीं का साथ लिया, क्योंकि जो नौकरी में वो तो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते ना। और हमने इस चीज़ को बढ़ाया। और सौभाग्य से 2014 में एक सरकार आती है भारत में, नरेंद्र मोदी साहब की। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं बीजेपी हिंदू, अरे हर आदमी का विचार जो चाहे हो। जब मैंने इस मुद्दे का मैंने चिट्ठी लिखी उनको, मैं तो चिट्ठी लिख सकता हूँ तो बेटा मेरे को मोदी जी से कौन मिलने देगा। इतने नेता हैं जो खुद मेरे से खतरा महसूस करते हैं कि कर्नल साहब आगे तो पता नहीं टिकट ले जाएंगे या मेरा भविष्य। तो बात पहुँचने लगी। और एक दिन मुझे याद है, हमने भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति एक बनी हुई थी जिसके लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मैं सैनिकों के साथ आवाज़ उठाने लगा। तो ये जो बात मैंने डिफेंस मिनिस्टर तक, ये लड़ाई चल रही थी परमानेंट कमीशन की, ठीक है। 5 जो लड़कियां नौकरी 15 ईयर्स तक ऑफिसर्स नौकरी कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी। मुझे याद है राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर होते थे। तो एक दिन कोई वो एक सभा चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चिट्ठियाँ में लिखता रहता था सबको, मीडिया में, टीवी पे। वहाँ करीब 10 लाख लोग ऑल इंडिया कनेक्टेड थे, वो इनॉग्रेट कर रहे थे। तो मुझे मौका मिल गया। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी भी विचारधारा वही है, मैं स्वीकार करता हूँ मेरी विचारधारा बीजेपी की है, और मैं मानता हूँ अगर राष्ट्र के साथ कोई राजनीतिक पार्टी मेरे विचारों से तो वो खड़ी है। तो मैं उनके बीच में माइक में लेके पहुँच गया। मैंने कहा भाई साहब आपकी सरकार, मोदी जी कहते हैं महिलाओं का विकास, महिलाओं की भागीदारी, तो आप ये परमानेंट कमीशन हमारा क्यों नहीं करते हो? ठीक है बेटा। और मैं मानता हूँ उसके बाद दूसरा मैंने उनको कहा कि सैनिक स्कूल, मैंने तीसरा कहा कि एनडीए में लड़कियां आईएमए में क्यों नहीं आ सकती। ये 4 मुद्दे मैंने उठाए। ईश्वर की कृपा रही, बाकी लोग भी भाई समय समय पर हर कोई उठाता होगा। उसके बाद अब देखने को मेरे आया कि मैं, शायद कोरोना का दौर था, पहली एनडीए की लड़कियों की उन्होंने खोली, शायद 18 वैकेंसीज थी। अभी वो एनडीए में है। और मैं आपको बता दूं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी ट्रेनिंग टीम का हेड ऑफ द ट्रेनिंग टीम था मैं, जब लेफ्टिनेंट कर्नल था। और उस दौर में लेफ्टिनेंट कर्नल एनडीए में सिर्फ 3 होते थे, एक एयरफोर्स के, एक आर्मी के, एक नेवी के। तीनों हम ट्रेनिंग टीम के बॉस हुआ करते थे, और बाकी सिलेक्शन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता था। तो मैंने जब वो एनडीए से इसलिए जुड़ाव था कि यार वहाँ भी तो लड़की होनी चाहिए। ये मेल डोमिनेंस को तोड़ा कैसे जाए, कैसे जेंडर गैप को कम किया जाए, जिससे कि हर व्यक्ति की भागीदारी बराबर हो। समाज को बदलने में टाइम लगेगा। आज भी सामाजिक तौर पे हम उसी में उलझे हुए हैं कि ये लड़की, ये लड़का, ये इसका वॉशरूम, मतलब हमें वक्त लगेगा आई एम श्योर। बट आज एनडीए के अंदर 4th बैच ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, राइट। और 5वां शायद आप पास हुई हैं, मेरे साथ बैठी हैं। इसीलिए एनडीए नाम से जब महिला का सुनता है मेरे को बहुत एक अच्छा महसूस होता है। फिर सैनिक स्कूल में लड़कियों की शुरुआत हुई कुछ वर्षों पहले। तो यूँ करके ये बदलाव है। और जेंडर जस्टिस की मेरी अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से बता दूं। एनडीए में 18 लड़की देना कोई एहसान नहीं किया है किसी ने हमारे ऊपर। वाई देयर शुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन विद द वुमन। पर एटलीस्ट जिन्होंने शुरू की वो ऐतिहासिक काम था, वो थे कौन, क्या नाम है उस व्यक्ति का? नरेंद्र मोदी जी। अब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि ये कानून बनाओ, देखा जाएगा। पर मैं उनसे एक आपके तीनों बच्चों के मार्फत एक आग्रह करना चाहूँगा कि मोदी साहब देखिए, हम आपके साथ सदैव खड़े हैं। आप जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान को नहीं मिलने वाला, बाकी सब फ्रॉड है इस दुनिया में।
एक काम और आप हमारी मदद कर दें इन महिलाओं के जेंडर गैप की, वो इनकी भी आवाज़ होगी शायद अगर आप तक पहुँचे। मैं एक एचपीएस स्कूल में खड़ा हूँ। आपने सवाल नहीं, मैं बताना भूल गया कि ये आरजू बच्ची है, इन्होंने एनडीए पास किया है, हरियाणा पब्लिक स्कूल की हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, इनके कारण आया हूँ। अब मैं आपकी इन तीनों के मार्फत बात रखना चाहता हूँ। एनडीए में सैनिक स्कूल्स में भी लड़कियों की छोटी थोड़ी वैकेंसीज हैं। वाई शुड यू रेस्ट्रिक्ट नंबर? टोटल वैकेंसी है देश में, जिसकी काबिलियत ज़्यादा उसको मौका दो आप। ऐसा क्या है कि लड़की लड़कों लड़कियां, यह शुरुआत हुई है, पर आज की आप बताओ, आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि आपका लिमिटेड नंबर हो सैनिक स्कूल में, या कि बराबर का हक होना चाहिए? देयर शुड बी इक्वल। हाँ जी आरजू, आप क्या चाहती हैं? आप कम है किसी से? नहीं है ना। यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो पास नहीं हुए होंगे, जो अपने आप को माँ का लाडला समझते हैं। माँ भी रोज उसको कहती है जा मेरा बेटा, मेरा वंश चलाओगे, तो इसी कोई बात होती है। और हरियाणा तो बड़ा वो विचित्र, राजस्थान, हम बॉर्डर में भी झुंझुनू का रहने वाला हूँ, हमारे तो लड़कों को आज भी वो बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। पर मैं चाहूँगा 2 बदलाव और हों, तब मैं मानूंगा मेरी लड़ाई समाप्त है। पहला बदलाव कि कोई भी जगह सेना के जो हैं आपने शुरू की है, मैं ओआर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकारी लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं मेरी जनरेशन में और आज भी जो आपके बच्चे जनरेशन है उस लेवल पे सेना में जाने में दिक्कत होंगी। और देश से भी आग्रह करूंगा कि सेना की प्रॉब्लम सेना पे छोड़ो, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसा अंग है आज के दिन कि जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, दे आर द बेस्ट इन कंट्री, वो सबसे बेहतर हैं। मैं भी मानता हूं यूनिट में जो सीओ साहब होते हैं, उन सीओ साहब के काम में दखल देश ना करे तो देश सदियों तक कोई खतरा नहीं होगा। ये बात सत्य है। पर मैं जो बात कहना चाहता हूं, कई सेना के अधिकारी भी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। वुमेन ऑफिसर्स को आज परमानेंट कमीशन सरकार ने दिया है, जो काबिल है, जैसे और ऑफिसर्स का है। जो वैकेंसीज हैं एनडीए के अंदर वो लिमिटेड है। प्लीज ओपन अप वैकेंसीज, जितनी काबिल लड़की हैं वो जितनी हो उतनी एनडीए में लड़कियों को। आप मानती हैं इस बात ऐसा होना चाहिए? चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, नो जेंडर डिफरेंस। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम है देश की तो सॉर्ट आउट करो, देश में पैसे की कमी नहीं है, बट अधिकारी लेवल पे वुमेन शुड बी इक्वल। यही आपकी आवाज है? काबिल है वो जाएंगी। पहला। दूसरा, जो ऐतिहासिक कदम किया गया, पहली बार मोदी जी अगेन आपका धन्यवाद, राजनाथ जी आपका धन्यवाद, और बीजेपी विचार आपका धन्यवाद। मैं आज बीजेपी इसलिए नहीं जुड़ा हूं कि मुझे कोई पर्सनल गेन्स है, नो, नॉट एट ऑल। आई स्टिल लॉयटर, 20 दिन मैं घर से बाहर रहता हूं, क्योंकि ये विचार राष्ट्र के साथ है। और ये हमें करना क्या है? अब जो ऐतिहासिक काम हुआ है, फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पास्ड आउट, जो सीएमपी, जिसको हम कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस कहते हैं, क्योंकि सेना एक ऐसा है जो हर आदमी नहीं समझ। मैं भी पूरी सेना के बारे में जानकारी अगर आप पूछो नहीं दे सकता। मिसाइल यूनिट कैसे काम करती है मुझे पता है मोटे तौर पे, बट व्हाट इंट्रिकेसीज, सेना एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो जो सेना में महिलाओं की जो सीएमपी में शुरुआत की है, उसको धीरे धीरे आप सेना तय करें। अगर सेना के अंदर ऑपरेशनल कोई भी चीज़ दिक्कत आती है तो नहीं की जानी चाहिए। मैं यहाँ बस यही कह सकता हूँ। और आज मुझे गर्व है कहते हुए कि जब भी कभी मुझे इस जीवन से अंतिम सांस लेनी पड़े, हमारा देश उस तरफ चल चुका है जहाँ जेंडर गैप कम हो चुका है, महिलाओं बच्चों को बराबरी के हक मिल रहे हैं, और आज की जनरेशन के जो लड़के हैं वो भी ये बराबर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे अंदर जेंडर गैप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उनके माइंड में तो नहीं है, और बाकी इस समय बदल जाएगा। तो आपकी जनरेशन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि यू आर द वन हु आर टेकिंग हमारे देश को और इस सही दिशा में आगे ले जा रही है। यस सर, एनीथिंग एल्स? अब मैं टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट करना प्लीज डाइवर्ट एज मच एज यू वांट। कि माना जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो राजनीति से बिल्कुल अलग हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये मानसिकता बिल्कुल गंदी है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स अल्टीमेट लेवल है जो देश, समाज, हर चीज को निर्धारित करता है। वो भाई प्रधानमंत्री कौन है? कोई भी बनाओ आप देश में, पॉलिटिकली तो हम बना सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर राजनीति के लिए जागरूक होना चाहिए। क्यों? आप स्कूल बना दो, पर स्कूल का करिकुलम कौन बनाएगा?
पॉलिटिकल पीपल ही बनाएंगे। सेना बेस्ट है आपके पास, पर जब पॉलिटिकल सिस्टम में वही तो डिसीजन लेगा। आपने सवाल बहुत अच्छा किया। मैं बताना आपने अग्निवीर का नाम सुना होगा। अग्निवीर का हरियाणा में बहुत विरोध हुआ और लोग बताते हैं कि 5 लोकसभा सीट हार गए। राजस्थान में भी अग्निवीर के चक्कर में हार गए। अब ये बात सत्य है, आप भी मानते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यही तो पॉलिटिक्स है। अग्निवीर का जब तक हम सब राजनीति बच्चों को भी समझनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आई एम ऑल्सो बोर्न पॉलिटिशियन, तभी तो मेरे अंदर ख्याल आया ना कि जो बड़े स्तर की सोचेगा वो राजनेता है, मैं ऐसा मानता हूं। और बड़े स्तर पे जो फैसले होते हैं, अगर उसके अंदर हर सोच के लोग नहीं पहुंचेंगे, फैसले कभी सही नहीं हो सकते। अग्निवीर के ऊपर देखिए, मैं अगेन वही घूम फिर के बात आती है, मैं तो 17 में रिटायर हुआ हूं बेटा, और उसके बाद मैं राजनीतिक चर्चा भी खुल के कर सकता हूं, मेरे विचार भी कर सकता हूं। तो उस समय से मैंने देखा कि सरकार एक ऐसी है जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें उग्रवाद मैं बहुत भुगता है मैंने, और देश ने भी देखा है। पर 370 हटा, राइट, हटा, उससे बदलाव क्या आया? बहुत सारे लोग कहेंगे अरे साहब, कर्नल साहब क्या होता है, 370 से कैसे बदल गए, उग्रवाद तो आज भी हमले होते हैं। नहीं बेटा, मैं आपको कह सकता हूं 370 के बाद कश्मीर बदल चुका है, देश बदल चुका है, एक हमारी मानसिकता बदल चुकी है। और जो अग्निवीर की, जैसे मैं बता दूं आपको कि अग्निवीर, मोदी जी को क्या पता, क्या कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी को पता कि अग्निवीर क्या होते हैं? उनके पास टाइम ही नहीं है, उनको तो बेचारे जो इनपुट देंगे वो ही काम करेंगे। और सेना की मांग थी कि हमें यंगर सोल्जर चाहिए। क्या थी? कारगिल युद्ध हुआ बेटा 1919, 529 हमारे रणबांकुरों का जीवन का बलिदान हुआ। तब एक रिपोर्ट आई कि भाई यंगर होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना है, बर्फ में जाना है, रेगिस्तान में, बिकॉज फिजिकल फिटनेस अब एक जवान को गोली लग गई या गिर गया, तो अब सेना की हमारी ये होती कि अपने साथी को छोड़ के थोड़ी भाग सकते हैं। तो उसको अगर उस पहाड़ से लाने में, एक आदमी को ले जाने में 1 चाहिए, पर लाने में 8 चाहिए अगर वो घायल हो गए तो, क्योंकि उठा के लाना है भाई, अपना साथी है वो, आपका दिल का टुकड़ा है। कॉमरेडरी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है सेना की। तो फिजिकल फिटनेस, जवान थोड़ी कम उम्र के चले थे। अब ये फैसला लेना था सरकार को। अब कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें कमियां होती है, राइट। पॉलिटिक्स का सवाल जोड़ रहा हूं मैं। पर आज मुझे खुशी है, कल मैं चुनाव के दौर में हरियाणा में हूं, आज के दिन मैनिफेस्टो मैंने देखा, और मैनिफेस्टो के अंदर निकल के आया, देखिए पिछले 4 साल से सब बहस कर रहे थे अग्निवीर का क्या होगा। किसी भी सरकार ने यह फैसला नहीं किया कि अग्निवीर, जो सेना को जरूरत नहीं है, भाई सेना को तो हमें बेस्ट सोल्जर देना है ना, तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। अब सेना कहती है हमें जवान चाहिए, तो जो वापस बाहर आ रहे थे अभी तक आए नहीं है, पहला बैच भी बाहर नहीं आया है, तो सीधी बात थी कि जो बाहर आएंगे उनको हम देखभाल करेंगे। मुझे गर्व है आज के दिन हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा बीजेपी ने मैनिफेस्टो में बोला है कि हम जो भी अग्निवीर सेना से वापस बाहर आएगा उसको नौकरी की गारंटी देते हैं। तो अग्निवीर का किस्सा खत्म कर दिया ना। ये एक सकारात्मक राजनीतिक सोच का पहलू है। राजनीति जीतने के लिए कोई भी आ सकता है, कोई भी, पर देखिए मैंने जो कहा ना कि आपको भी राजनीति की पकड़ रखनी चाहिए, क्योंकि आप किसको प्रभावित करते हैं? हम अपने पेरेंट्स को प्रभावित करते हैं, अपने इर्द गिर्द करते हैं, कि जो फैसला राष्ट्र हित में नहीं है। अब आप बताओ, अग्निवीर से हमारा मनोबल गिर रहा था बच्चों सबका। अब आज एक सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया, अपने मैनिफेस्टो में लिख के दे दिया कि भाई आप तय करो, हमें जिताना है, हम अग्निवीर को देंगे। तो हमें साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और ये राष्ट्र के हित का हो गया है। और इस फैसले से मैं तो आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव नहीं है वहां भी तो सरकारें हैं, वो ये फैसला पारित करे, आदेश अपने विधानसभाओं में कि हम, कोई भी अग्निवीर सेना से बाहर आएगा, मेरे प्रदेश का होगा, उसको 100% को नौकरी देना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया बेटा। अब उनको जिताना नहीं जिताना वो आपका फैसला है। तो मैं मानता हूं जब ऐसे ऐतिहासिक फैसले होंगे, इसलिए राजनीति में आप आओ या नहीं आओ, वैचारिक तौर पे हमें घुसना चाहिए। और आप बच्चे हैं, आप विद्वान, आप सब समझते हैं, मोबाइल में आप देखोगे, तो क्या हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए? आप बताओ बच्चों को।
आप सुनते हैं घर में कि किसको वोट देंगे, तो कोई जाति की बात करता है, कोई कहता है मेरे छोरे को नौकरी लगा दी, कोई कहता है पैसे। हमें क्या करना चाहिए आप बताओ, हमें किस व्यक्ति के साथ अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि आप इनको वोट दें? क्या होना चाहिए बेटा, पहला बताओ आप। ये देश देख रहा है, अब मैं चाहता हूं देश देखे, मुझे ना किसी व्यक्ति की चिंता है ना मुझे किसी विचार की, मेरा है हमारा देश देश सबसे बड़ा मजबूत होना चाहिए, देश को गुमराह कोई ना करे, सैनिकों का मनोबल कोई ना तोड़े, और हमारे बच्चों को जिनको हम छोटा समझते हैं उम्र में, उनको छोटा आंकने की गलती ना करे। उनका वैचारिक तौर पे बहुत एडवांस्ड है बेटा आप। तो आप बताओ हमें क्या राजनीति से दूर रहना चाहिए? शाम को घर जाके माता पिता से हम बात करते हैं ऑब्वियसली, क्या पढ़ाया आज? आप जरूर चर्चा करोगे हमारे स्कूल में कर्नल साहब थे, को बिना बुलाए आ गए और स्कूल में घुस गए, यही बात कहोगे ना? पर वो घुसे अच्छे काम के लिए कि बुरे काम के लिए? और वो आरजू का सुना तो मेरा सीना गदगद हो गया, आ गया ना? तो आप क्या बोलोगे पेरेंट्स को जो एनडीए में जगह दे बच्चियों को? उस विचार को समर्थन करना चाहिए कि मैं जाति पे जाना चाहिए? आप बताओ। ऑब्वियसली जो रहा, जाति से कोई रिश्ता है हमारा चुनाव में? नहीं होना चाहिए। धर्म से होना चाहिए? बोलो, मैं मानता हूं नहीं। तो आपका सवाल इतना बढ़िया था, मुझे कहने का मौका मिल गया। और हमें राष्ट्र के लिए जो मुद्दों पे होना, डोंट वरी, डोंट बी अंडर प्रेशर, टुडे इज अ राइट टाइम टू छोटे छोटे बना लेना। जो एनडीए है, सीडीएस या एसएसबी है, उसमें आपका जो सहयोग है ओके। अभी देखिए, आपके सबसे पहले तो मैं जो आपकी स्कूल के जो गुरुजन है ना, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा सच्ची मायने में। और ये मेरा कोई वो स्टेटमेंट नहीं है कि मैं इनके कुछ मेरे को ये लाभ देने वाले हैं, वो इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ पर पिछली बार भी एक लड़की एनडीए में सेलेक्ट हुई है, इस बार भी आरजू पास हुई है। तो ये ऐसे ही संभव नहीं होता है, हजारों स्कूल हैं यहाँ, लोग लाखों लाखों रुपए लेते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी संस्था के अंदर आपके जो गुरुजन हैं, उन गुरुओं का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वो एक सपोर्ट है जिसके कारण आप उस स्तर पे यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर पा रहे हैं। ये बात आप सहमत हैं? उनको बधाई मिलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात मैं बधाई देना चाहूँगा आपके पेरेंट्स को। देखिए, सेना में जाने के नाम से, पुलिस में जाने के नाम से आज भी हमारे समाज में बहुत सारे परिवार हैं जो कहते हैं लड़का जाए पर लड़की जाने में झिझकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके दोस्त भी बताते होंगे यार मेरी मम्मी तो जाने ही ना देगी। तो आपके पेरेंट्स और आपके इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल है, बधाई के पात्र। एनडीए की हमने चर्चा की कि भाई हमने किस प्रकार इस बात को आगे लेके आए, आज मौका है, आगे और क्या होना चाहिए। पर आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, देखो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक वो एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, बहुत टफ कंपटीशन है और शायद यंगेस्ट कंपटीशन है। कई लोग कहते हैं यार फौज में क्या, एनडीए में कौन सी अकल है, दूसरे एग्ज़ाम ज़्यादा हैं। इस छोटी सी उम्र में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेशनल लेवल का यूपीएससी क्लियर करना नॉट एवरीवन्स बिजनेस। तो जो हमारे क्लियर किया उनको बधाई है। अब मैं उनको ये बताना चाहूँगा आरजू आपको कि अभी आपका पहले सीढ़ी है। लोग कहते हैं ना सक्सेस इज जर्नी नेवर अ डेस्टिनेशन। तो जर्नी है, आप पहली सीढ़ी पार कर चुके हैं यूपीएससी की, दूसरी सीढ़ी एसएसबी की, तीसरी सीढ़ी मेडिकल एग्जाम की, चौथी सीढ़ी मेरिट की, पांचवी सीढ़ी एनडीए ज्वाइन करने की, छठी सीढ़ी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, करते 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 जब तक मेरी तरह रिटायर हो के आओगे तो पता नहीं कितनी अनगिनत सीढ़ियाँ आपकी होंगी। और मैं रिटायर होने के बाद भी अभी सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। क्या सीढ़ी है? अगले नए काम ढूंढ लिया है। तो सक्सेस इज नेवर अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, राइट। अब जो आपका नेक्स्ट अगला कदम है उसके लिए तैयारी में आपको जरूर मेरे जैसे व्यक्तियों की मदद चाहिएगी जो सेना से जुड़े हैं, जो इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़े हैं। उसकी तैयारी एक अलग तैयारी होती है। बट मैं एक बात मानता हूं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, इफ यू आर जेन्युइनली अ गुड ह्यूमन बीइंग, आपको एनडीए में एसएसबी में कोई नहीं रोक सकता। और प्रोसीजर क्या है वो हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे। और जैसा मैं आपके डायरेक्टर साहब को बता रहा था, आप अगर लोग चाहें तो मैं अभी इसी इलाके में मौजूद हूं। आप बच्चों के लिए जो एनडीए में पास हो गए, कितने हैं? 10 से ज़्यादा तो लड़कियां नहीं होंगी साहब, 5-10 लड़कियां होंगी एनडीए की। कितनी पास हुई होंगी हरियाणा में? तो आप जरा पता करें।
तो जो भी है आपके स्कूल में समय मैं दूंगा, क्योंकि मैं मेरे समय की थोड़ी बाधाएं हैं। मैं जिस काम के लिए हरियाणा में हूँ उसकी मुझे मेरा काम करना है, पर मैं दिन में 1.5 घंटा आपके लिए कहीं भी निकाल सकता हूँ। और उसके अंतर्गत जैसे आपके ये स्कूल है, HPS है, कोई भी, वरना किसी के घर में, आपके घर में बैठ जाएंगे कमरे में ऊपर, और मैं आपका पूरा का पूरा, मुझे क्या चाहिए उसमें, सिर्फ एक पेन और पेपर, और अगर स्क्रीन मिल जाए जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पिक्टोरियली समझाई जा सके, तो मैं आपको उस प्रोसीजर के बारे में तैयार कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। क्योंकि वो इंटरव्यू 5 दिन का होता है, तो उसको पूरा समझने के लिए 4 दिन मैं मानता हूँ अनिवार्य है। तो अगर आप कोई भी हो तो मैं, और मेरा जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अगर हरियाणा में जो भी लड़की महिलाएं जो हमारी छात्राएं हैं NDA में पास हुई हैं, आरजू से आप कांटेक्ट कर सकती हैं, या HPS स्कूल के डायरेक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं मेरा तो क्या बताऊं कांटेक्ट करने का, क्योंकि मैं तो खुद वनवासी हूँ, आज यहाँ कल कहीं, तो ये काम किया जा सकता है। मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, मेरा योगदान है इसमें, और कोई बड़ा काम नहीं, जैसी मेरी काबिलियत है। यस। आपने बताया कि आप SSB बोर्ड के मेंबर रहे हैं, NDA बोर्ड के भी रहे हैं, तो अगर हम क्लियर कर लेते तो आप किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने आपको, देखो, मैं NCC के अंदर डायरेक्टर MS हुआ करता था, DG NCC में। तो उस समय एक हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा। तो उनका एक विचार घूमते घूमते सरकारी तंत्र पे आया कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का व्यक्तित्व विकास किया जाए, जिससे कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी वो बन सकें, लड़के हों या लड़कियां। इस विचार के साथ मैं आपके सामने ये बैठ के कह सकता हूँ कि उसके लिए मैं उस समय डायरेक्टर MS होता था, और एक विचार के अंतर्गत हमने उसको, मैंने पूरे देश भर से सेना के अधिकारी जो IOs थे, GTOs थे, ऑफ कोर्स पूरा तंत्र इसमें शामिल था, पर मैं वो कोऑर्डिनेटिंग डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक हमने टीम बनाई, और SSB जिसको हम कह रहे हैं, उसके ऊपर पूरा मंथन करके कैप्सूल बनाया। और क्योंकि NCC बच्चों से जुड़ी होती है, तो उसके लिए NCC OTA आगरा और कामठी में 2 जगह, तो आगरा के अंदर हमने एक प्रोग्राम शुरू करवाया, और वो आज भी चल रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं SSB से पूरा डीपली इन्वॉल्व था और डीपली जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद जो बाकी भी क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति को तजुर्बा है, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ हूँ, और जो कोचिंग गाइडेंस जो करते हैं उस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कोचिंग में जाकर के सेना का अधिकारी बन जाऊंगा, मैं नहीं मानता। मैंने कहा ना आपको, पहली रिक्वायरमेंट, इफ़ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा इंसान अगर आप हैं, सच्चे इंसान हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, खुद के स्वार्थ को बाद में रखते हैं, दिखाई दे देता है। तो वो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इतना बढ़िया है। उसमें क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपके एक इंटरव्यूइंग टेक्नोलॉजीज होती हैं। कोई सोचे अंग्रेजी बोलने वाला ही पास होता है, नहीं, प्लीज, नो, नॉट एट ऑल। आप में लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं वो, उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं, एक मेरी SSB मैंने राजस्थानी में दी है, क्योंकि शुरू में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मेडिकली रिजेक्ट हो गया था। अब मेडिकली रिजेक्ट होने के बाद मैं थक गया, मैंने कहा कोई लेगा ही नहीं, तो मैं पंगा लेने के लिए पहुंच गया। मैंने कहा इस बार मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा सर अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा, और मैं कुर्ते पजामे में चला गया, दाढ़ी बढ़ा ली मेरी, और सारे उल्टे काम करके। फिर भी उन्होंने सेलेक्ट किया, मतलब कि उनका व्यक्ति से रिश्ता है। तो इस सेना का जो सिलेक्शन प्रोसेस है अल्टीमेट, आप एक अच्छे इंसान, थोड़ा मार्गदर्शन होना चाहिए। कंपटीशन है आजकल, लाइक जैसे उसमें ग्रुप डिस्कशंस होता है, आपके बोलने की कला देखी जाती है, आपकी नॉलेज वो एक तरीका है, वो मैं आपको बताने में मदद कर सकता हूँ। पर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सेलेक्ट करा दूंगा। नोबडी कैन से दैट, वी कैन ओनली गाइड यू। सेलेक्ट आप होंगे क्योंकि आप उसके लायक हैं, आप साइकोलॉजिकल, आपका जो सोच है राष्ट्र के प्रति, पर झूठ नहीं बोल सकते हो, झूठ पकड़ लेंगे आपकी, बस ये। तो मैं तो तैयार हूँ, वॉट एवर लिटिल आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, एंड अब वो आपके ऊपर है। वरना आरजू से तो आज परिचय हो गया, शाम को मैं आरजू के पिताजी को बधाई देने जा रहा हूँ, तो वो तो मुझे बोलेंगे सर मेरी ज़रा आप थोड़ा रोज़, और क्योंकि मैं अभी नारनौल में रह रहा हूँ अगले कुछ दिनों तक, तो हम यस सर।
जैसा कि आपने बताया आजकल टेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट Oh, है, yes. तो पेरेंट्स भी टीचर्स भी स्कूल में बोलते हैं मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी की आपने बात कही, मैं एक आपको आज बताना चाहूँगा। 17 तारीख को, आज क्या 21 तारीख हो गई, 17 सितंबर को एक आपने सुना होगा पेजर हमला। सुना है कुछ पेजर हमला क्या है? मैं आपके मार्फत दर्शकों को बता, मैंने कल ही आर्टिकल लिखा है पेजर हमले पे। अब आर्टिकल छापने वाले भी तो चाहिए ना, आपको पता है कौन किसका छापता, तो मेरे जैसे आदमी का कोई बेचारा राष्ट्रवादी व्यक्ति छापेगा। मैं आपसे शेयर करूंगा मैंने क्यों कहा टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो। इजराइल और एक उग्रवादी लोग हैं, इस्लामिस्टिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट हैं, और इजराइल एक राष्ट्र है, उनकी लड़ाई चलती रहती है। टेक्नोलॉजी की बात मेरे लिए भी अचंभा, मेरे लिए क्या, दुनिया में हर 17 तारीख को क्या होता है कि पेजर एक इंस्ट्रूमेंट होता था आपके जन्म से पहले का है। कौन से सन में आप 2000 के बाद पैदा हुए होंगे? आप तो बहुत छोटे हैं। मैंने पेजर देखा था सन 98 के अंदर, जब मोबाइल्स कंट्री में नहीं आए थे। क्या था? मोबाइल से पहले की स्टेज थी, एक पेजर नाम का 3 इंच बाई 3 इंच ये घड़ी की साइज का एक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा आया था, और वो रेडियो की तरह होता था। जैसे एक स्टेशन से कोई चीज़ टेलीकास्ट होती है, बस सिर्फ उसमें वन वे कम्युनिकेशन है, आप इधर से उधर नहीं कर सकते। मोबाइल में दोनों तरफ शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेज ऑफ पेजर की मोबाइल फ़ोन था, तो उसके अंदर छोटा सा होता था, सिर्फ एक बिप बजती थी, टिट 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 टिट, और उसके बाद एक मैसेज आता था, मैसेज भी छोटा सा, प्लीज़ रिपोर्ट देयर, अंग्रेजी भाषा में सिर्फ, या कॉल ऑन सो एंड सो, कॉल सो एंड सो, मीटिंग सो एंड सो। अब क्योंकि मैं सेना का एक अधिकारी था और उस दौर में हैदराबाद में पोस्टेड था, तो एक ब्रिगेड मेजर हुआ करते थे, जो उस ज़माने में बड़े जिम्मेवारी का काम होता था, और आज भी उनके अलग है। तो जो सेना के सुन रहे हैं, ब्रिगेड मेजर BM जिसको कहा करते थे, तो मैं मोबाइल से एक्चुअली नफरत करता था। मैंने कहा ये जान खा जाता है। नहीं, मतलब उस समय मोबाइल, मतलब उस समय हमारे क्या थे, वो जो फौज के वॉकी टॉकी, मोबाइल तो था ही नहीं, ये दे दिया। तो मैं मुझे याद है, वाइफ और बच्चे वो मूवी देखने गए, तो टू 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 बजा, मैंने देखभाल नहीं की, मैंने भाड़ में जाए। वापस आए तो जनरली बॉस मेरे से नाराज़ हो गए कि आपने देखा क्यों नहीं, मुंह लटका के यस सर, सॉरी सर। अब सीनियर को तो सॉरी बोलना पड़ेगा, मैंने गलती होगी, पर उनको मैं कैसे बोलूं कि ये टेक्नोलॉजी से मैं आई डोंट वांट दिस। बट देन जब मैंने यूज़ किया, रियलाइज़ कि इट वाज हेल्प टू अस, खटाखट, बट वो इतना ही आता था। उसके बाद मैंने आपको क्यों बताया टेक्नोलॉजी, आपका सवाल पूछा, मैं लंबा कर रहा हूँ। उसके बाद इन्वेंशन हुआ मोबाइल्स का, तो उस समय वापस आप बात नहीं कर सकते, वो एक्शन कर सकते हो। उसके बाद दौर आया मोबाइल्स का, जहां आप बात भी कर सकते हो पहले पहले। और मैं आपको बता दूं, इनकमिंग कॉल की रेट 14 रुपये मैंने खुद ने देखी है। और जो पहला मोबाइल मेरे आया था, तो मेरे फ्रेंड सऊदी अरेबिया में थे, मुसलमान थे वो, उनका नाम कर्नल नेमुद्दीन फारूकी थे। तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में एक वो ऐसा छोटा सा फ़ोन आया था जिसकी सिम थी, सिम की साइज़ आज के मोबाइल जितनी, ये मेरे पाम है ना, इतनी पूरी उसकी जितनी मोबाइल की साइज़ थी उतनी इसका सिम कार्ड था, जो मैंने खुद ने ख़रीदा था हिंदुस्तान में। इनकमिंग 14 रुपये। ये मैं टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट। और आज क्या है, आज तो आपकी ऐसे होगी कि मोबाइल में वीडियो, लाइफ चेंज। और मुझे पक्का यकीन है टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों में ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, शायद वर्चुअल होगा। हेलो मोबाइल, कम इन फ्रंट ऑफ मी, समथिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल स्टार्ट डूइंग इट। आई डोंट नो। मैंने ये इसलिए टेक्नोलॉजी की बात कह रहा हूं। अब होता क्या, उससे पेजर आउटडेटेड हो गया। अब जब उग्रवादी लड़ाई लड़ रहे थे, तो इजराइल, अमेरिका और ये उग्रवादी थे, इन लोगों की लोकेशन सैटेलाइट से वो ट्रैक कर रहे थे और उनको मार रहे थे। आपने न्यूज़ में सुना होगा। उनको आइडिया आया कि ये जब पकड़ लेते हैं लोग बाग, तो हम पेजर ढूंढते हैं, जो पुराने ज़माने में जिसकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो टेररिस्ट ने क्या किया, वो ऑर्डर दे दिए 5000 के। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, मोसाद कहते हैं इजराइल की, उसने उसकी खबर ली और उनको पता लगा कि 5000 की डिमांड दी। देखिए दिमाग देखो, आज नहीं हुआ, 17 सितंबर को हमला हुआ है उनका। मैं हर व्यक्ति को चाहूँगा इस बात को समझे। रिडंडेंट चीज़ जो बंद कर दी। मेरे पास भी पेजर नहीं है, मैंने फेंक दिया होगा। ऑर्डर दिया, ऑर्डर बना। अब इजराइल की सोच देखिए टेक्नोलॉजी की। उनको पता था कि अब इनकी लोकेशन हम ढूंढ नहीं सकते।
उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले को या क्या किया, नोबडी नोज, अभी पब्लिक डोमेन में एक्चुअल नहीं है उसका। उन्होंने उसके अंदर 3 ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया डिजाइन में, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, डाल करके उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया और उस समय का इंतजार किया जब वो 5000 पेजर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी 3 ग्राम एक्सप्लोजिव इज व्हाट, वो आपके कांटा भी शायद बड़ा होगा मेरे ख्याल से, नाक का कांटा मेरे ख्याल से, राइट, या मैं क्या बताऊं, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। 3 ग्राम वो उन्होंने उस मोबाइल उस पेजर में डाल दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, और इस तरह कर दिया कि जब बैटरी हीट अप होगी, अंदाजा लगा रहे हैं, अभी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, और 17 तारीख को एक समय 5000 में से जितने भी मोबाइल, कह रहे हैं कि 3000 आदमी मारे गए। 3 ग्राम। और उन्होंने इस तरह, और वो पेजर उन्होंने ऑब्वियसली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किसको दिया होगा, या तो अपने खास उसको दिया होगा या कमांडर को। बता रहे 3000 मारे गए, जो जिंदे बचे हैं उनके या तो लीवर बाहर है या आंख बाहर है। उसका एक एग्जांपल, ईरान के राजदूत लेबनान में, क्योंकि हिजबुल्लाह कहाँ है, लेबनान में, ईरान के राजदूत लेबनान में हैं, उनकी आंख शायद वो बच गए, पर वो, या पता नहीं, अभी खबर ये है कि उनको उसमें घायल हुए हैं वो। तो टेक्नोलॉजी ये कमाल करती है। मैंने बैकग्राउंड दिया है, आज जब सोच नहीं सकता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन्होंने 3000 उग्रवादियों को खत्म कर दिया बिना। ये अच्छा काम किया कि बुरा किया? अब आप कहते हैं मोबाइल, आई फुल्ली एग्री, पेरेंट्स की कंसर्न है, मोबाइल का मिसयूज बहुत ज़्यादा है। को कौन सा बगवेयर आया था जब बच्चे सुसाइड करने लग गए थे मोबाइल पे गेम खेल के, पबजी आया था ना, वो किस पे गेम खेलते थे, मोबाइल पे खेलते थे आप लोग। तो हमारे भी बच्चे उस दौर में उसी में थे। चलो आज माई चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, या बच्चे परिवार में तो हर उम्र के बच्चे होंगे ना। अब हम जब ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वी हैव चिल्ड्रन ऑफ एवरी एज, वी आर वरीड। तो उस समय हमने संवाद किया कि भाई कोई पबजी वबजी तो नहीं है बेटा। अब वो अगर दादा पोती से दोस्ती करेगा तो ही तो पोती उसको बताएगी, दादा सुबह शाम पाँव नहीं छुए, छोरी कित गई थी, ये क्या। जैसे अभी भाई साहब मेरे को डांटने लग गए, सर ऐसा करो, आई केम अंडर प्रेशर। नो, इट्स अ प्रैक्टिकल वे, प्लीज अंडरस्टैंड। जब मैं एज अ सीनियर सिटीजन, 60 साल से मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मैं प्रेशर में आ सकता हूँ, जबकि मुझे ज़िंदगी में अब एक्चुअली कुछ मेरी महत्वाकांक्षा बची नहीं है, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो भी मैं प्रेशर में आ गया। अरे यार ये क्या बोल रहा है। तो अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए डील करना एक अलग विषय हो गया जिसके लिए हम काबिल नहीं हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, वी आर नॉट कॉम्पिटेंट एट ऑल। आई एम ट्राइंग टू ग्रो अप माई ग्रैंड डॉटर, और आई एम श्योर वो, मैं तो एक्सेप्शन हूं, मैं आपको कह दूं, बट मैं ये मानता हूं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जब पबजी आया तो हमने मोबाइल बंद थोड़ी कर दिए। घर में चाकू होता है, कोई भी गुस्से में आके, हो सकता है हादसे हुए जहां लोगों ने अपनी नसें काट ली हैं, तो क्या सब्जी काटना बंद कर दी? प्रॉब्लम क्या है, हम इस जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा हल्ला मचाते हैं, और हल्ला मचाने वाले नेगेटिव लोग हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो अपने बच्चों के दुश्मन हैं। अरे नेगेटिविटी तो हर चीज़ में, मेरे में भी तो होगी बच्चों। अब आपको सर आपका रंग इतना गोरा कैसे है, आप में नेगेटिविटी है। मैं तो आई एम मोस्ट हैंडसम, माई मदर इज़ नो मोर, बट शी यूज्ड टू से कि दुनिया में मेरा सब बढ़िया लाल तू ही है बेटा, और मैं आज तक मानता हूँ। मैं मेरी बेटी को कहता हूँ, अदर डे वो शी ड्रॉप्ड अ मैसेज टू मी, I said you're looking so beautiful. कहती डैड this is too much. I said no, it's not too much. What beauty? Beauty lies in beholder's eyes, भाई। तो माँ के लिए तो हर बच्चा सबसे सुंदर है, जो मैं मानता हूँ मेरी माँ के लिए मैं था। तो उसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी का जो इशू है, मैं आग्रह करूँगा सबसे कि मानसिकता नेगेटिव छोड़ दें हम लोग। क्योंकि अगर मेरी जितनी उम्र है, मैं भी तो कभी बच्चा रहा हूँगा, और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी कभी बच्चे रहे होंगे। ऑब्वियसली हमने क्या सारी बातें हमारे माता पिता की इजाज़त से की है? तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और हमने अच्छा किया बुरा किया, वो आपकी गलती थी, वो किसी सिस्टम की गलती नहीं थी। ईश्वर ने आपको गलती, भाग्य की लकीर है जिसके जो होता है। बच्चे मोबाइल के कारण बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं, बट
मैं आई डोंट नो हाउ डू आई कम्युनिकेट टुडे विद पीपल। बहुत एक बच्ची, आपकी उम्र कितनी हो गई बेटा? 14। सो यू आर ग्रोन अप। अब क्या प्रॉब्लम है कि जो मदर्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, वो सोचती हैं 14 साल में जो मेरा ग्रोथ था वो इसका होगा। नहीं भाई साहब, मेरी छोटे वाली ग्रैंड डॉटर इज 4 years प्लस, पर वो जो मेरे से सवाल करती है, हाँ वो घर में दूसरों से नहीं करती है, बिकॉज शी नोज ये कोई बात हुई, छोरी बिगड़ गई, और वो प्रेशर में आ जाते हैं, देन दे डोंट डिस्कस। बट मैं प्रेशर में नहीं डालता, और अगर मैं उनके साथ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, मैं यही कह सकता हूं मोबाइल इज ए गुड इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। अब आपके ऊपर है। अब जैसे लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, आई एम श्योर 14, आपकी कितनी उम्र है बेटा? 15। आई एम श्योर वी ऑल 4 आर एडल्ट सिटिंग इन फ्रंट। आई एम श्योर यू आर एन एडल्ट। हमारे जमाने में आप टीन्स की कैटेगरी में थे, बट आज नहीं है बेटा। योर मेंटल ग्रोथ इज सो हाई। आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, यू आर हाईली लिटरेट। मैं मानता हूं आज के जमाने में 9 साल के बाद बच्चा इज एन एडल्ट। आप सहमत है मेरी बात से? एक्चुअली बताओ, सहमत है कि नहीं है? सहमत है? अगर 3 लड़कियां मेरे साथ बैठ करके, हमारी बच्चियां, छात्राएं कह रही हैं सर वी बिलीव दैट वी आर एन एडल्ट्स, आप लोगों को भी मान लेना चाहिए कि बच्चे एडल्ट्स हैं। आपकी चिंताएं कुछ हो सकती है, बिकॉज जिस माहौल में हम बड़े हुए थे उस समय हमारे ऊपर कुछ प्रकार के प्रतिबंध थे। आज के बच्चों पे नहीं लगाया जाना चाहिए। वी मस्ट एजुकेट देम। और वैसे भी हम चाहें या ना चाहें, जैसे हमें याद है कुछ चीज़ें हमारे माता पिता की अगर हम बता देते तो हमारी ऐसा वेलकम होता, जो उम्र भर पिताजी ना दुख में आ जाते कि मेरे बेटे ने ऐसा काम कैसा किया, पर हमने भी तो किए होंगे। क्या हम मानते हैं वो गलत है? अरे नहीं, समय के साथ चलना चाहिए भाई। जैसे स्कूल से बंक कर लिया आपने, लड़के तो करते थे, हमारे टाइम में लड़कियां भी कुछ है जो बंक करती होंगी। तो एक बात तो कौन सा अपराध कर दिया भाई उसने? आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। प्लीज यूज मोबाइल। पेरेंट्स मना भी करें, उनसे समझाओ कि पापा ये टेक्नोलॉजी है। अगर इजराइल वाले इतने साल बाद दुश्मन को मारने में कामयाब कर सकते हैं, तो मुझे क्यों पिछड़ेपन में डाल रहे हो? और अगर ट्रस्ट नहीं है बच्चे का माँ बाप का, और एक बात बताओ, ये हम बेटा भारतवासी हैं कि क्या है? कोई भी क्या हमारे में अंदर से बैठा हुआ देश के खिलाफ सोच सकता है क्या? क्यों? हमारे संस्कार हमारे देश के हैं। हम क्या अपने माता पिता के लिए कभी गलत बात सोच सकते हैं? नहीं ना। क्या हमारे संस्कार, जब डीएनए में हमारे अच्छे संस्कार हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट हमारे संस्कार कैसे खराब कर सकता है? इसलिए आपके पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि मोबाइल इज ए नाइस इंस्ट्रूमेंट। बच्चों को एक्सपोज करें। जैसे थोड़े साल पहले कंप्यूटर आए थे, आपके पिताजी से पूछना, तो कंप्यूटर पे वो घर में लगा होता था, तो मम्मी पिताजी साथ बैठते थे कि भाई क्या कर रहे हो। आज कोई घर में कंप्यूटर पे ध्यान देता है? क्योंकि इट इज़ बिकम पार्ट ऑफ अस। उसी तरह मोबाइल भी आज से 10 साल बाद मैं मान के चलता हूँ कोई रिडंडेंट हो जाएगा लाइफ में, कोई नया कॉल आ जाएगा। बट वी हैव टू चेंज एंड वी हैव टू कंसिडर कि हम एडल्ट हैं। हाँ, अभी है कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा गाइड होना चाहिए, पर आजकल स्कूलें इतनी बड़ी हैं, आप इतने सिस्टम अच्छा है, और मोबाइल अच्छा यंत्र है। पेरेंट्स इजाज़त दें, स्कूल्स इजाज़त दें, डिसिप्लिन आपका तरीका हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना डिसिप्लिन के मतलब नहीं बनता है। अब जैसे स्कूल में आप हैं, आपके स्कूल के रूल्स हैं, तो दे मस्ट एंड यू मस्ट यूज़ मोबाइल। There is WhatsApp in that, there is Instagram in that, there is Facebook in that, there is Google in that, there is क्या कहते हैं वो YouTube in that, and you can make your videos and put। आप अपने दोस्तों से शाम को कॉन्फ्रेंस में क्लास ले सकते हो, दोस्तों से बात कर, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल है ना, फैमिली में बात करते हैं कि नहीं करते? तो देर आर सो मैनी गुड थिंग्स, तो डोंट टेक इट नेगेटिव, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। हम फौजी हैं, बंदूक होती है, बंदूक मारने के काम आती है, तो क्या इसका मतलब बंदूक रखना ही छोड़ दें हम? इट इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच हमें इजराइल से सीखना चाहिए, जो परसों पेजर अटैक करके उन्होंने सनसनी फैला दी। तो मैं मानता हूँ आप सब भी मोबाइल का इस्तेमाल करें और दुनिया में सनसनी के साथ राष्ट्र को सुरक्षित रखें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
आपसे मिलकर बहुत अच्छा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आखिर में आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और HPS स्कूल के हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्टर महोदय का धन्यवाद कि उसने मुझे इजाज़त दी कि आपके प्रांगण में आकर के आपसे आरजू से मिलने का मौका मिला, जो नेशनल डिफेंस